हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 31 जनवरी का न्यूज़पेपर कवर करेंगे। सूरजकुंड फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद जो बजट बजट आने वाला है उसकी कुछ वरीज़ हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, उसको जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट्स दिए हैं, उसको जानेंगे। ग्रीन स्टील करप्शन के कुछ केसेस सामने आए हैं और इंटरनेशनल अपडेट्स को देखेंगे। ये करप्शन के केसेस एथिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहली न्यूज़ है, देखो, ये जो अजीत पवार की वाइफ है सुनेत्रा, उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब जो अजीत पवार थे जिनकी डेथ हुई थी अभी प्लेन क्रैश में, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। आपको पता है, कांग्रेस पार्टी और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये नेशनलिस्ट लोग हैं, देशभक्त। बाकी का आप समझदार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आपको सूरजकुंड फेस्टिवल के बारे में बताया था, ये 39th सूरजकुंड फेस्टिवल होने जा रहा है। सूरजकुंड फेस्टिवल कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? हरियाणा गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट करती है। इसमें एक पार्टनर कंट्री रहता है, इस बार इजिप्ट है पार्टनर कंट्री में। और थीम स्टेट्स रहते हैं यूपी एंड मेघालय, ये थीम स्टेट्स हैं। ऑलराइट, इसका इनॉग्रेशन भी पूछ लेते हैं कौन कर रहा है, क्या है। तो इसमें चीफ गेस्ट रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वाइस प्रेसिडेंट है। और गेस्ट ऑफ ऑनर नायब सिंह सैनी, ये चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हरियाणा इसको मनाता है, सूरजकुंड फेस्टिवल को हर साल होता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 3 बिग वरीज बताई गई हैं बजट से अहेड के, इंडिया की इकोनॉमी की क्या वरीज हो सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो वरी इन्होंने बताई है वो है वीक इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों ने बताई है कि 7.4% 8% ग्रोथ रहने वाली है। तो आप देखोगे 2019 में जैसे ही कोविड आया था तो हमारी नेगेटिव में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पहुंच गई थी। तो उसका जो बेस लेवल है इकोनॉमी का वो कम हो गया था। उसके बेसिस पे जब हमने रिकवर किया तो हमारी वी शेप्ड रिकवरी थी। आप देख पा रहे हैं ये वी बन रहा है, राइट। तो वी शेप रिकवरी के बाद हमारा जो इनिशियल जंप था वो बहुत हाई था, क्योंकि बेस बहुत कम हो गया था, है ना। जैसे अगर मान लो हमारी $100 की इकोनॉमी है, तो अगर हम 10% ग्रो करते हैं तो हम 110 हो जाएंगे, है ना। अगर मतलब $10 अगर ग्रो करते हैं तो 10% की ग्रोथ हो जाएगी। वहीं हमारा मान लो नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया, हमारा जो बेस हो गया था वही हमारा 90 हो गया था। $90 की इकोनॉमी होगी। अब हम अगर $10 ग्रोथ करते हैं तो ये $10 इट विल बी हायर देन दिस 10%, राइट। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेस 90% पे कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई रही थी। उसके बाद हमारी क्या रही है, चूंकि बेस इंक्रीज होगा, 100 हो गया, 90 से 100 होगा, फिर 100 से 110, फिर इस पे बेस पे जैसे जैसे बेस बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी स्लो होती जा रही है। हाँ, अगर हम 16-17% ही ग्रो करते रहते ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम ग्रो करेंगे तो वो भी ठीक है, ऐसा माना गया है। बट येस, इट इज़ ऑल्सो अ वरी कि हमारी चूंकि देखो 7.4% ग्रोथ रेट रही है, कल ही मैंने आपको बताया था, इस बार हम 6.8 टू 7.2% ही ग्रो करेंगे, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे का प्रिडिक्शन है। तो देखो, हम ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन ही ऑलरेडी कम करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक वरी है इंडिया के लिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होने वाली है। नेक्स्ट वरी क्या है? वीक टैक्स बायोएंसी। देखो, बायोएंसी क्या होती है? जी जीडीपी ग्रोथ रेट जितनी बढ़ रही है उतना ही हमारा टैक्स ग्रोथ रेट होना चाहिए, है ना। टैक्स बायोएंसी अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है तो आपका टैक्स कलेक्शन भी कितना होना चाहिए? 10% ज़्यादा होना चाहिए। और राइट, इसको टैक्स बायोएंसी बोलते हैं। तो अगर देखो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप 8% की बता रहे हैं फाइनेंशियल 2026-27 में, तो जो टैक्स कलेक्शन के हमारे वो हैं वो आप देखोगे तो कमी ही है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कम रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी 8% के लगभग बराबर रहेगा, इनकम टैक्स कम कलेक्ट होने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स और कम रहने वाला है, राइट। तो ये भी एक वरी है। तीसरा है वीक प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये देखो, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट तो हमारा ठीक ठाक है, पॉजिटिव में है। पब्लिक कॉर्पोरेट्स का भी ठीक है और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। लेकिन जो वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये एक वरी है इंडिया के लिए। ये नेगेटिव में है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब है, वो इंडिया की इकोनॉमी में ना इन्वेस्ट करके एफडीआई कर रही हैं, बाहर भेज रही हैं पैसे को, है ना। तो देखो, बाहर भेजने का हमको कैसे पता चल रहा है? ये जो कैपिटल इन्फ्लोज जो नेट में हुआ करते थे, है ना, पॉजिटिव में हुआ करते थे, वो नेगेटिव में जा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे नेट कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है हमारा। तो इसकी वजह से भी हमारा जो रुपए की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो ये भी एक इश्यू है। तो ये 3-4 वरीज़ हैं जो इकोनॉमी की थी। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। और बाकी का ये जो बजट है, देखो, ये हमारी फिजिकल पॉलिसी साइड को देखता है, फिजिकल पॉलिसी साइड। और दूसरी साइड क्या रहती है? मॉनेटरी पॉलिसी।
ये कौन देखता है? ये आरबीआई देखता है। तो ये जो बजट है ना, फिस्कल पॉलिसी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ खर्चेगी, हमारी क्या पॉलिसीज़ रहने वाली हैं, या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, या हमारा क्या हमारी पॉलिसीज़ रहने वाली हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, सर्विसेज पर फोकस ज़्यादा करने वाले हैं, या क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करेंगे, किस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, क्या हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ रहने वाली हैं, ये सारी कौन डिसाइड करता है? फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करता है। और फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आती है? ये गवर्नमेंट लेके आती है। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। तो ये फिस्कल पॉलिसी हो गई, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? आरबीआई। ये पैसे को देखती है कि कितना पैसा इकोनॉमी में होना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, रुपए की वैल्यू क्या होने वाली है। इट इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों ही पॉलिसी मिलके क्या चलाती हैं? हमारा देश चलाती हैं। ऑलराइट, पूरी इकोनॉमी को यही लोग देखते हैं, दोनों पॉलिसीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, मैं आपको बता चुका हूँ पीएसपी के बारे में। ये हैं हमारे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। इसमें मैं आपको पहले अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है साल भर, और हमने जो है वो भी लगा रखी है पवन चक्की, है ना, विंड एनर्जी भी हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी एक टाइम ऐसा होता है कि डिमांड कम हो गई है बिजली की, डिमांड कम होगी भाई, मान लो लोग छुट्टी मनाने चले गए, बाहर चले गए, हमारी डिमांड कम हो गई, हमने सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, तो बिजली बहुत ज़्यादा निकल आई, है ना, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो उस टाइम पे जब ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो अपन लोग क्या करेंगे ना, इसका तार का जोड़ देंगे इस वाली मोटर से। ये पंप लगी हुई है, यहाँ पे एक मोटर लगी होगी, तो ये जो लोअर रिजर्वायर है, इसका पानी अपन लोग पंप कर करके कहाँ इकट्ठा कर लेंगे? अपर रिजर्वायर में, है ना। यहाँ पे पानी हमने स्टोर करके रख लिया। अब एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ से जो बिजली आ रही है उसकी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमें और ज़्यादा बिजली चाहिए, और ज़्यादा बिजली चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो हमने सरप्लस बिजली यहाँ पे स्टोर करके रखी थी एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो अपन लोग इसको पानी को गिराएंगे, और यहाँ पर ये टर्बाइन लगा है, बिजली बना देंगे और बिजली को सप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पीएसपी, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या होता है, जनरली यही पूछेंगे, ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको ये बताना है। हम वेस्टर्न घाट्स वगैरह में इसके प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। प्लस मैं आपको बताऊं, जो हमारा टारगेट है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसने क्या टारगेट सेट किया है हमारा, कि हमको 2035-36 तक 100 गीगावाट के इस तरह के पम्प्ड स्टोरेज वो सिस्टम्स लगा देने हैं। 100 गीगावाट का टारगेट है, याद रखना ये 100 गीगावाट कब तक? 2035-36 तक। और प्लस अभी हमारे पास कितना है? अभी हमारे पास 7.1 गीगावाट है, और इनका ये मानना है कि ये 87 गीगावाट हो जाएंगे 2033-34 तक, और ये सब कहानी है, इस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन हमको टारगेट याद रखना है 100 गीगावाट बाई 2035-36, और ये टेक्नोलॉजी क्या होती है ये याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग लीप है वो डिसाइड करेगी कि हम लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब हमारा वो समय नहीं है कि हम टॉयज़ बनाया, ये बनाए, है ना, टॉयज़ बना रहे हों, या फिर कोई टेबल बना रहे हों, या फिर कुर्सियाँ बना रहे हों, ये मैन्युफैक्चरिंग का समय नहीं है। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग आगे हमारा इंडिया कितना ग्रो करने वाला है वो डिसाइड करेगा कि हम किस चीज़ को बना रहे हैं अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट फेज ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए इंडिया में, वो बेसिक टेक्नोलॉजी पर ध्यान देकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। और हमें जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं ना, जो टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, डिफेंस हो गया, एआई हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी अगर हम अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अगर दुनिया को टक्कर देना चाहते हैं तो। ठीक है कि नहीं? तो बस यही है जो फॉर इंडिया। देखो, जैसे बहुत सारे देश हैं वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिया के लिए भी यही है कि जो हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें बहुत अच्छे से काम करना है, फार्मास्यूटिकल्स में भी हमें बहुत अच्छे से काम करना है। जितने भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं, वी हैव टू बी मास्टर्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, है ना। हमको मैन्युफैक्चरिंग में उसमें लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करनी है, तभी हम जाके आगे पूरे वर्ल्ड से टक्कर ले पाएंगे, समझ रहे हो ना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस रह पाएगी। ऐसा नहीं है देख, जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली और वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अब वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ड्रोन्स, 90% ऑफ वर्ल्ड ड्रोन्स चीप बना बना के चाइना ऑलरेडी बेच चुका है। अब वो एआई की डिवाइसेस बना रहा है, तो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि हम चाइना बना रहा है और वो जो चीज़ें छोड़ता जा रहा है हम उनको कॉपी कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। हमको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में पहले से ही हाथ मारना पड़ेगा अगर हम दुनिया को टक्कर देना चाहते हैं तो। ऑलराइट, नेक्स्ट गांधी जी की बात है। मैंने बताया था 30 जनवरी को उनकी डेथ हो गई थी, तो उस पर यह आर्टिकल आया है कि 30 जनवरी 1948 को, 49 में ये मरे थे 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी 1948 को एक अमेरिकन जर्नलिस्ट इनके पास आया, उनसे कहा कि भाई तुम नॉन वायलेंस को इतना क्यों करते रहते हो। एटॉमिक बम इन्वेंट हो गया था, है ना। इसका नाम था मार्गरेट बुर्के वाइट, जो जर्नलिस्ट आया था। उसने कहा कि गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस ही सब हर चीज़ का इलाज है।
तो ये माना नहीं, कह रहा है तुम बकवास कर लो बैठ के। तो कह रहा है नहीं, बकवास कैसे कर रहे हैं भाई। तो इसने कहा कि न्यूक्लियर बम बन गया है, एन बॉम्ब, और गांधी जी आप यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए अभी, तो तुम क्या करोगे। तो गांधी जी ने बोला मैं उठूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं घुटनों के बल बैठूंगा और भगवान से प्रे करूंगा कि मतलब किसके लिए प्रे करेंगे, पायलट की लाइफ के लिए नहीं समझे, सोल ऑफ द प्लेन्स पायलट, उसकी आत्मा की रक्षा के लिए मैं प्रे करूंगा। तो ये सारी बातें रहीं। तो इस तरह का मतलब ये तरह से भरोसा था गांधी जी का नॉन वायलेंस पे, है ना। तो यही रहा कि एक दिन 30 जनवरी 1948 को, 1948 में इनकी डेथ हुई, ठीक है, ऑल राइट। आई डोंट रिमेंबर, आप कंफर्म कर देना किस ईयर में मरे थे। आई थिंक 78 ईयर्स अगर इनको हुए हैं मरे हुए, 78वीं पुण्यतिथि थी, तो 1949 में इनकी डेथ हुई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा 7th इंडिपेंडेंस डे था ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये इन्होंने ये बताया है कि हमारे जो गांधी जी की डेथ हुई तब भी उन्होंने लास्ट में मरते मरते हे राम ही बोला, उनकी छातियों पे गोलियां दाग दी गई, ये सब काम हुआ पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, तब भी उन्होंने वॉयलेंस नहीं दिखाया, भागे नहीं। तो यही एक ब्रेवरी की निशानी होती है, इस तरह से इसमें बताया गया है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये स्टोरी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया EU FTA रिस्टोर्ड ट्रस्ट इन रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर। जो WTO की जो क्रेडिबिलिटी थी वो इरोड हो रही थी, तो उसमें फिर से रिस्टोर करता है, ऐसा करके ये आर्टिकल आया है। वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। 25% ग्लोबल GDP को ये ट्रेड ब्लॉक्स इंडिया और EU रिप्रेजेंट करते हैं। 2 बिलियन पीपल, 200 करोड़ लोगों का ये मार्केट हमने क्रिएट किया है। इंडिया वाले $75 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स तो करते ही थे, अनदर 75 बिलियन का हमारा अनलॉक हो गया है फ्रेश, तो हम लोग टोटल $150 बिलियन और एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगले साल से इनके पास। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये इकोनॉमीज़ का साइज़ दे दिया, हमारी $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूज़ की। तो ये सारी बातें रिपीटेड हैं। आप मेरा वो वीडियो देख लेना, क्या नाम है, मैंने अपलोड किया, बहुत अच्छा वीडियो है, आई होप यू विल एन्जॉय इट। नेक्स्ट देखो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो इंटीग्रल पार्ट टू राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ किसके अंतर्गत दे रखा है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ऑलराइट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे हैज़ डिक्लेयर्ड द राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही आपको याद रखना है, ओके। और ये इसको डिग्निटी से भी, राइट टू डिग्निटी के साथ भी लिंक कर दिया गया है ना, चाइल्ड की इक्वल पार्टिसिपेशन और स्कूल्स में बढ़ावा देना है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है प्री में भी और मेंस में भी, ऑलराइट। मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी बोलते हैं, पीरियड पॉवर्टी एक टर्म होता है, PERIOD पॉवर्टी, जिसमें लड़कियां मतलब मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो वो परचेज़ नहीं कर पाती, तो इसी के लिए बोला गया है कि फ्री नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाएँ। जब नैपकिन ही नहीं है तो गर्ल अगर स्कूल जाती है तो देयर कैन बी इश्यूज़ विद हर, है ना, ब्लीडिंग और उस सबसे लेके, तो उसके लिए फ्री नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाएँ, जिससे कि लड़कियाँ बेझिझक होकर स्कूल जा सकें, है ना, तो उनकी एजुकेशन न खराब हो। तो यही सारा मुद्दा था, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस स्टेम सेल थेरेपी की मना कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ऑटिज़म होता है बच्चों में, ऑटिज़म, उसके लिए स्टेम सेल थेरेपी तुम दोगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रमाण ऐसे मिले नहीं है कि स्टेम सेल थेरेपी इसको, ऑटिज़म को क्योर ही कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जब तक हमें कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिल जाता, एविडेंसेस नहीं मिल जाते कि यस स्टेम सेल थेरेपी इज़ हेल्पिंग द ऑटिज़म पेशेंट्स, वी आर रिफ्रेनिंग इट, मतलब वी आर स्टॉपिंग इट। तो मना कर दिया इसको, राइट। ये भी आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हो गए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ग्रीन स्टील के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये हरे रंग की स्टील नहीं होती है, ये ग्रीन स्टील वो स्टील होती है जिसके प्रोडक्शन में CO2 एमिशन कम होता है, ऑलराइट, लो रहता है। तो इंडिया ने ही ये ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी दी थी, पहली कंट्री हम लोग बन गए थे। इंडिया ने पहला ग्रीन स्टील रोड मैप भी तैयार किया, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी मतलब नॉमेनक्लेचर भी अडॉप्ट करने वाले हम पहली कंट्री बन गए थे, है ना। हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी बनाया था, ये सारी चीज़ें थी, बस आपको ये टैक्सोनॉमी याद रखनी है। एक सेकंड, तो जो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो 1 टन स्टील अगर आप बना रहे हो, तो इसमें अगर 2.2 टन CO2 निकल रहा है तो उसको ग्रीन स्टील माना जाएगा, ऑलराइट। मतलब बहुत ही मिनिमम CO2 एमिशंस हो रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा एमिशंस होते हैं तो उसको ग्रीन स्टील नहीं माना जाएगा, उसको स्टील माना जाएगा, और ख़राब स्टील माना जाएगा। उस पर जो है कार्बन टैक्सेशंस लगाए जा सकते हैं आगे चल के। प्लस स्ट्रे डॉग्स की बुरी हालत कर दी है तेलंगाना में, ये याद रखिएगा।
अगर कुत्तों पे आता है, स्ट्रे डॉग्स पे मेंस पे क्वेश्चन आता है, तो तेलंगाना आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके जो विलेजर्स हैं ना, मास किलिंग कर रहे हैं कुत्तों की, 400-500 कुत्ते जितने मिल रहे हैं उनको काट पीट के सड़क पे फेंके दे रहे हैं। जो मेनेस है, जो डॉग बाइट्स का है, सर्दियों में स्पेशली इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जो डॉग्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं सर्दियों में, ऑलराइट। जो डॉग हैं वो सर्दियों में ब्रीड करते हैं, तो उस समय जो डाइटरी नीड्स हैं दे इंक्रीजेस। प्लस जो ठंड से बचने के लिए कुत्तों का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे, और जो फूड है दैट इज़ डायरेक्टली कोरिलेट्स टू द हीट जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। जितना खाते हैं उतनी ही बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो उस कोल्ड से बचने के लिए भी कुत्तों को खाना ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। प्लस जो बच्चे देती हैं कुतियाँ हैं, तो उनको भी खाने की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करना है बच्चों के लिए। तो यही इशू है कि जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए, इस मेहनत से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट्स दिए हैं कि जो भी स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स की लाइबिलिटी सेट की जाएगी, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इस सब से भी बचाव हो नहीं पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी करप्शन वगैरह करने में लगी हैं, कोई इनकी कुत्तों की वैक्सीन नहीं करता है, प्रॉपर फीडिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो इसीलिए जो विलेजर्स हैं बोले कि तुम कुछ नहीं करोगे तो हम मैटर अपने ओन हैंड्स में लेंगे, और मास किलिंग्स कर रहे हैं कुत्तों की। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्लस जो एफ पी आई आउटफ्लोज है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 मंथ्स हाई रहे हैं इस बार। 35,000-36,000 करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी। एफ पी आई मैंने आपको बता दिया है, 10% जो इन्वेस्टमेंट होता है, लेस देन 10% और इक्वल्स टू 10% है, तो वो एफ पी आई में आता है ना। और ये देख लो आप, जनवरी 2026 में माइनस इतने लोग पैसा लेके हमारे यहाँ से भाग गए हैं, इतना पैसा, है ना। दिसंबर में भी पैसा गया, इसमें भी गया, लेकिन अक्टूबर 2015 में थोड़ा सा पॉजिटिव में रहा था। बट हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लेके भाग रहे हैं। इट इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ यूएसएज फॉरेन यूएसएज पॉलिसीज़। आप मान लीजिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, उसका हब है कौन? यूएसए। यहीं से पैसा दुनिया में जाता है। तो जब यूएसए की इंडिया से लड़ाई चल रही है, यूएसए वांट्स टू पनिश मोदी और इंडिया, तो उस समय पे जो यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं दे आर रनिंग अवे फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एफपीआई आउटफ्लोज हो रहे हैं, और हमारे रुपए की वैल्यू भी गिरती जा रही है। यही एक मेन इशू है उसके लिए। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दीज आर द हार्ड टाइम्स। प्लस नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेरियार रिवर है, ये पॉल्यूशन होता जा रहा है इसमें। वो भी किसकी वजह से? डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम यूनिट्स अलोंग दिस स्ट्रेच, मतलब यूनिट्स मतलब इंडस्ट्रीज़ की वजह से। ऑलराइट, पेरियार रिवर के बारे में थोड़ा जानेंगे। केरला की सबसे लंबी नदी है ये, इसकी लाइफ लाइन भी मानी जाती है। तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है ये शिवगिरी हिल्स से, शिवगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से। ये केरला से फ्लो होकर अरेबियन सी में गिर जाती है ना। तो आपको ये याद रखना है। और इस पर एक इदुक्की डैम भी बना हुआ है। प्लस रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। क्यों? यहाँ पे एक पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फाउना, बर्ड्स एंड ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अब करप्शन के बारे में मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ। देखो, लोग सरकारी नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद करप्शन करते रहते हैं, फिर इनकी ऐसी हालत हो जाती है। ये देखो, ये 1979 बैच के एक कपल थे, आईएएस बने दोनों लोग, और इन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद ये लोग करप्शन करने लगे, है ना। इतना ज़्यादा करप्शन किया, इतना ज़्यादा करप्शन किया कि लोग, दे बिकम योर एनिमीज़। लोग भूल जाते हैं कि मतलब हम पैसा कमाते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा। बट ये कंडीशन देखिए इसकी क्या हालत होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर रेड मार दी 2010 में, 4 साल लगे। 2014 में दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी आप समझ सकते हैं। 2014 में ये नौकरी से निकले, और उसके बाद इनके जो मेल था उसकी डेथ हो गई। फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे ये, मतलब इनकी डेथ भी हो गई। और उसके बाद अब इनकी वाइफ है जो, और जो बच्चे हैं उनको रगड़ा जा रहा है। नहीं समझे? मतलब पूरा इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। जितना करप्शन से कमाया, जितना इन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया होता, वो भी मिट्टी में मिल गया इनका। और अभी भी इन्होंने जिनके लिए कमाया था, अपनी बीवी बच्चों के लिए, उन बच्चों तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। इतनी बुरी हालत हो गई है। तो आप किसके लिए क्या पैसा कमाना चाहते हैं? आपके लिए क्या पैसे की ही वैल्यू है? यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको मतलब भगवान से भी डर नहीं लगता जब आप करप्शन करते हैं। आप कैसे कैसे इंसान बनेंगे आप लाइफ में? तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो प्लीज़ डू नॉट रन फॉर मनी, है ना। पैसा जब एक साथ आता है ना, तो जब जाना शुरू होता है तो ये ऐसी हालत हो जाती है ना। 5 करोड़ के नए एसेट्स भी अटैच कर लिए आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट जो केस चल रहा है, अभी तक इसको जाने नहीं दिया जा रहा है। एंड दे विल सफ़र। इन्होंने जितने गरीब मासूमों के आंसू बहाए होंगे, है ना, जितने लोगों का खून चूसा होगा इन्होंने, वॉट एवर दे हैव डन, दे विल सफ़र, दे आर सफरिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको करप्शन का केस बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स टीम ने बेंगलुरु ऑफिस में एक केरला का रियल्टर था, उसके यहाँ रेड मार दी, और उसने सुसाइड कर लिया। इसकी शक्ल देख लो आप। ये रियल्टर था। इन्होंने जो भी करप्शन किया हो, वट एवर ही हैज़ डन, इन दी एंड वॉट हैपन्ड,
सुसाइड कर लिया, मरना ही ऑप्शन मिला क्या? इसीलिए कर रहे थे क्या, आपकी दुनिया को फेस ना करना पड़े, कायरों की तरह आप मर जाएं? तो करप्शन इज़ नॉट द ऑप्शन। जस्ट आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, डू नॉट डू करप्शन। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे यार, सिर उठा के जीना मैटर करता है, ना कि कायरों की तरह मर जाना लाइफ में। तो पैसा भी मैटर नहीं करता, नथिंग मैटर्स यार। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये इंदौर का एक फेमस डांसिंग कॉप था। ये मून वॉक हो गया और ये सब करके ट्रैफिक को वो करता था, है ना। तो बहुत अच्छा इसका नाम हुआ, लोगों ने रिकॉग्निशन दिया, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोग जाने लगे, वीडियो बनाने लगे, सब कुछ रहा। इनको भाई साहब को ये लगने लगा ही इज़ इनविंसिबल, मतलब इसका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, है ना। तो ही गॉट वे ओवर हिज हेड। और उसके बाद जैसा होता है कि लड़कियों को मैसेज करना और कि हाँ अफेयर्स करना, ये सारी चीज़ें होने लगी, है ना। तो उसी में से एक वूमेन ने क्या किया, इसके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगा दिए कि मेरे को इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजता है, कम्युनिकेशन करता है, वीडियोस फोटोज़ भेजता है। उसके बाद ऐसा नहीं इसको तुरंत ही डिमोट कर दिया गया हो, इसको पहले इंक्वायरी बैठाई गई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है। उसके बाद इसको पाया गया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद कि यस ही इज़ गिल्टी, और उसके बाद ही इसको फिर से कांस्टेबल बना दिया गया है। नहीं समझे? तो आपको ये भी याद रखना है कि जब एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ इन योर लाइफ, तब आपको पागल नहीं हो जाना है। आपको याद रखना है कि आपके लिए किस चीज़ की वैल्यू है। ड्यूटी वैल्यू करती है, नाम फेम पैसा ये कुछ समय के लिए है। आपकी खुद की वैल्यू, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, है ना, आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए ड्यूटीज़ को लेके, वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप ये डांसिंग कॉप को एक तरह से केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हैं। डोंट गो वे ओवर योर हेड, हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहना लाइफ में। आई होप इन 3 केसेस से आप समझ पाएंगे, मैंने इसीलिए इन तीनों को एक साथ रखा था। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, ऐसा पाया गया है कि कॉफ़ी जो कैफ़े होते थे उनकी चेन्स को ये लोग टारगेट करने वाले थे। भाई कॉफ़ी, हम और आप जैसे लोग कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन आदमी कोई बैग छोड़ के जा रहा है, बम तो नहीं लगाया जा रहा है। कर्नाटका में भी कैफ़े में ही इन्होंने अटैक किया था, रेस्टोरेंट में अटैक किया था। तो जो प्रो हिंदू, प्रो राइट विंग कैफ़े होते हैं उनको ही ये जनरली टारगेट किया जाता है, टेम्पल एरियाज़ को। तो आप ऐसी जगह पे कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप अपने साइट्स में देखते रहिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है संदिग्ध, कि कोई आदमी बैग रखा और चला गया, है ना, आपकी डेथ हो सकती है। तो ये कॉफ़ी चेंज को टारगेट करने वाले थे, ऐसा पाया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका में मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, एक साइक्लोन आया था दितवा नाम का, ऑलराइट। ये नियर इक्वेटर बना था, और तो इसने श्रीलंका ने बोला भैया हम IFS से लोन लेंगे ही लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से दरवाजा बंद था। जो 25 फैमिलीज जल के राख हो गई ना बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, है ना, जिसकी न्यूज़ तक नहीं बन रही है, तो ऐसा फाउल प्ले माना जा रहा है कि बाहर से दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया था और 40-50 लोग इसमें जाके डेथ हो गई थी। 27 लोगों की, मतलब एक तरह से मान लो कि DNA मिलाए जा रहे हैं, लोगों के अवशेष तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, ट्रंप अपनी तरफ से बोलता रहता है कि देखो मैंने इतना डरा दिया कि ईरान कह रहा है कि आई वांट टू मेक डील विद यू। ईरान कह रहा है तू यहाँ से निकल जा, हमें तेरे साथ कोई डील नहीं करनी है, तुम डरा धमका के हमारे साथ डील नहीं कर सकते। ट्रंप का यही है ना, ही इज पुटिंग हिज वर्ड्स इन देयर माउथ, कह रहा है ईरान वाले हमसे ऐसा कह रहे हैं, मोदी ने मुझे फ़ोन करके ऐसा ऐसा कह दिया। मोदी कह रहा है मेरी कोई बात नहीं हुई 2 साल से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इट्स फनी। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये एक इटली का आइलैंड है, इसका नाम है सिसिली। अगर आप देखोगे ये जूता है तो यहाँ पे सिसिली पड़ता है। तो इसमें जब आप अमीर हो के, अमीर नहीं कहेंगे, एक तरह से नेचर के अगेंस्ट जाके ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह का अनसस्टेनेबल आप अर्बनाइजेशन करते हैं, इन्होंने सारे पेड़ काट दिए, हिल्स को अनस्टेबल कर दिया, है ना, जो रूट्स इस सॉइल को, इस लैंड को बाइंड करके रखती थी, और जो ट्रैक्ट्स बने हुए थे उनको उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड्स में वो कर दिया। तो सैचुरेशन होकर जाहिर सी बात है ये गिरना ही है, स्लम्प, ऑलराइट। ये स्क्री है, ये इधर इकट्ठी हो जाती, तो ये देखो ये तो गिरना ही है भाई एक दिन। तो वही है कि ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं क्लिफ से। तो ये आइलैंड याद रखिएगा, सिसिली, SICILY। सिसिली किस में पड़ता है? इटली में, ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस। और ये फाइनल न्यूज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, इसमें जोकोविच ने सिनर को बाहर कर दिया है। अब जोकोविच एंड अल्कराज में फाइनल होगा, इसमें देखेंगे जीतेगा कौन, ऑलराइट। ये हमारे लिए फिर करंट अफेयर्स का मुद्दा बन जाएगी। जोकोविच अल्कराज विंबलडन में 2-3 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 2 बार तो मैंने मैच देखा है तो अल्कराज ही जीता था। आई होप कि इनमें से कोई भी जीते और हम लोग इसको याद करेंगे। थैंक यू। ये PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से स्कैन करके वहाँ जा सकते हैं। प्लस @news2notes आप सर्च करिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।